वेलकम बैक टू एच सॉल्यूशंस। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज मैं सिखाने वाला हूँ वही सेम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का जो लेसन है उसी के अंदर का एक सब टॉपिक जो रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं हम लोग उसे। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे उनमें आइडेंटिफाई करना है, क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम लोग जानेंगे रेडॉक्स रिएक्शन पे। सबसे पहली बात, रेडॉक्स रिएक्शन जैसे मैंने पहले बोला, इसका दो अलग अलग टाइप से एकदम पहले वीडियो में मैंने बताया था वो चीज़। अगर आपको नहीं दिखा है तो ऊपर मैंने एक आई बटन रखा है, वहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे मैंने अपना लिंक स्पेसिफाई किया है सारे के सारे। तो आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं देखा तो पहले उसको देखिए फिर यहाँ पे जाओ। तो रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली दोस्तों, जैसे मैंने पहले बोला, इसमें दो अलग अलग प्रकार होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये दो अलग अलग रिएक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे काम करते हैं। यानी व्हेन अ रिएक्शन इज गोइंग ऑन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जैसे ही फॉर्म होने के पहले वो प्रोडक्ट जिस तरीके से बनता है वहाँ पे ये दो काम होता है। एक तो एक रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस फॉलो करता है, एक रिएक्टेंट रिडक्शन प्रोसेस फॉलो करता है, एंड उसका साइमल्टेनियस रिएक्शन हमको जो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है उसका आंसर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनरल टर्म्स में लिख के दिखाऊँ तो अगर बात करूँ तो A प्लस बी गिव्स A प्लस बी। अगर मैंने नॉर्मली, अगर आपको समझेगा नहीं भी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर इसने A जो है मेरा यहाँ पे लॉस इलेक्ट्रॉन, अगर A जो रिएक्टेंट है उसने एक अलग इलेक्ट्रॉन दिया है तो इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड अगर ये गेन कर रहा है, B इज गेनिंग द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे एक A पॉजिटिव मिलता है और एक B में नेगेटिव मिलता है। बेसिकली आप ये जो मेरा है सिर्फ रिएक्टेंट के टाइप में, तो यहाँ पे A इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड B इज अंडरगोइंग रिडक्शन। क्योंकि A जो है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दूसरा जो B हमारा जो दूसरा रिएक्टेंट है, उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया था, उसने जो इलेक्ट्रॉन A ने दिया था उसको रिसीव किया, तो गेन हो रहा था उसमें इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसको रिडक्शन बोलते हैं। अब ये दोनों चीज एक ही रिएक्शन में हो रही है, इसीलिए उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं दोस्तों। अभी रिडॉक्स के अंदर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रॉपरली समझना है। तो ये तो मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया था आपको। तो चलो हम लोग आगे जाते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस पे। एंड सेकेंडली हमें इस पे एक और चीज़ पे बात करना है, व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये दो क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि मतलब ऑक्सीडेशन जो होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों लोगों को, तो इसको मैंने क्लियर करने के लिए थोड़ा सा एक टॉपिक बनाया, तो वो ज़रा देखते हैं। तो चलिए, तो अभी बेसिकली यहाँ पे देखो दोस्तों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का बारे में मैंने जो नॉर्मली पहले मैंने बताया वो लिख दिया है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब ऐसा एक रिएक्शन जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कोई एक सब्सटेंस से, एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या बोलते हैं, वहाँ पे ऐसा एक रिएक्शन जहाँ पे कोई सब्सटेंस जिसका रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स। अभी जैसे हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, वही एग्जाम्पल को मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, A प्लस बी गिव्स A प्लस बी। अभी ये नॉर्मली जो मैंने एक जनरल फॉर्मूला खुद के लिए बनाया, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, A इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हेंस इट इज ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके अंदर। बट B जो है हमारा वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन जो A ने दिया है, इसकी वजह से वो रिड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली ये तो हो गया था हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो मेन हिस्सा है बताने के लिए, जो पता नहीं रहता तुम लोग को, वो बताया मैंने सिर्फ यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की बात नहीं की अब तक। इसका सिर्फ एक नॉर्मल से एक प्रॉपर्टी मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या ऑक्सीडाइज होता है, क्या रिड्यूस होता है। अगर वो हमको देखना है तो हम लोग ये एक प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं। बट बेसिकली व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम उस ऐसे रिएक्शंस जिसमें कोई भी अगर रिएक्टेंट मेरा लूज तो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, लेकिन लूज करते करते उसने अगर हाइड्रोजन या फिर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अगर डोनेट कर दिया या फिर लूज किया, और एल्स
if it gains oxygen or any electronegative element inside it in order to form a compound, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉलो करता है। वापस एक बार बोल रहा हूँ दोस्तों, गौर से सुनना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द पर्टिकुलर रिएक्टेंट और द कंपाउंड लूजेस इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट थिंग वो तो क्लियर हो गया, लेकिन ये लूज करते करते उसने अगर इफ इट लूजेस हाइड्रोजन और एनी अदर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैंने बोला, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, then too it is called as oxidation reaction। इसी का और एक मिरर रिफ्लेक्शन वाला एक डेफिनेशन आता है जहाँ पे if it gains or if it has oxygen with it, अगर हाइड्रोजन को उसने लूज किया, वो एक कंडीशन हो गया था जहाँ पे मैंने बताया था हाइड्रोजन या फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर उसने लूज किया तो भी हम लोग उस टाइप के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। समझो वो रिएक्शन में जो मैं रिएक्शन बोल रहा हूँ उसमें अगर हाइड्रोजन है ही नहीं, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन की बात की गई है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड, ये अगर मेरा रिएक्शन है दोस्तों, यहाँ पे मेरा सिर्फ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम इज लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू गेन ऑक्सीजन, ताकि वो सोडियम ऑक्साइड बन सके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इट इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन in order to form a sodium oxide। यानी अगर मैं बोलने जाऊँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन का 3 डेफिनेशन है दोस्तों। सबसे पहला डेफिनेशन तो ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ये अगर आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन अगर आपको रिएक्शन में दिख रहा नहीं, अगर बट कोई भी मेटल अगर नॉन मेटल जो भी है वो अगर लॉस कर रहा है अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहा है वो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पे। इसके अलावा मैंने क्या बोला था, इफ इट लूजेस हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, देन टू इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब अगर वो रिएक्शन में सिर्फ हाइड्रोजन है या फिर उसके अलावा कोई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, समझो अगर सोडियम ने ही वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को लूज किया इन ऑर्डर टू गेन सम अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन टू इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड वाला जो मेरा मेन डेफिनेशन जो मैंने बताया था अभी जस्ट, कि अगर रिएक्टेंट ने ऑक्सीजन को कंबाइन किया उसके साथ ताकि कुछ प्रोडक्ट मिल सके, या फिर ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन भी सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को, ताकि वो सोडियम ऑक्साइड बने। अगर ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट है उसके साथ भी अगर सोडियम का रिएक्शन हो रहा है, वहां पे भी सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो कंबाइन होके वापस एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अपना एक कंपाउंड बना रहा है। तो वो टाइप के रिएक्शन को भी मैं बोलूंगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये 3 डेफिनेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हैं, उसको प्लीज अगर नोट करो और आपको समझ में आ जाएगा। अभी आगे जाते हैं, ये दोनों को थोड़ी देर के लिए भुला दो, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज मजबूत होने वाले तुम लोग की। अगर ये दोनों को पहले देख लिया बहुत कंफ्यूजन जाएगा। तो पहले हम लोग रिडक्शन पे जाते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सब्सटेंस में, इसके लिए हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, उसी का वाइस वर्सा है रिडक्शन रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में मेरे को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कोई सब्सटेंस अगर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ गेनिंग हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है उस रिएक्शन में, सिर्फ गेन। और वहां पे भी ऑक्सीडेशन में सिर्फ अगर लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का तो ही उसको ऑक्सीडेशन बोलूंगा, वो एक बात याद रख लेना। तो रिडक्शन रिएक्शन में अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कोई सब्सटेंस का तो मैं उसको रिडक्शन बोलूंगा। तो बेसिकली हमने देखा, तो यहाँ पे डी जो है मेरा, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, हेंस इट इज आल्सो नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन ये टोटल जो रिएक्शन है मेरा रिडॉक्स है, वो थोड़ा अलग है। अब रिडक्शन रिएक्शन का वैसे ही इसके पास, जैसे ऑक्सीडेशन के पास जो अलग अलग डेफिनेशन थे वैसे ही इसके पास भी है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है, इफ इट गेन्स हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या आयन बोल सकते हो आप, देन टू इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे इट बोल रहा हूँ तो कोई भी एक रिएक्टेंट हो सकता है, कोई एक सब्सटेंस हो सकता है जो
गेन कर रहा है हाइड्रोजन या फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट को, तो उस टाइप के रिएक्शन को भी मैं रिडक्शन रिएक्शन ही बोलूंगा। थर्ड एंड द लास्ट रिडक्शन रिएक्शन के लिए वाइस वर्सा ऑफ ऑक्सीडेशन, अगर इफ द रिएक्टेंट और सब्सटेंस लूजेस क्या ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे मैं रिएक्टेंट या फिर कंपाउंड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो याद रख लेना। तो अगर उसने ऑक्सीजन या उससे कोई ज्यादा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को उसने अगर लूज किया, तो उस रिएक्शन को मैं बोलूंगा रिडक्शन रिएक्शन। आप दोनों को बेसिकली बहुत बारीकी से समझो। ऑक्सीडेशन में लॉस हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, सेकेंड था कि वो हाइड्रोजन को लूज करेगा या फिर उससे ज्यादा कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर अटैच है कंपाउंड में किसी मेटल के साथ, तो भी ऐसा कुछ हो रहा है, अगर वो लूज कर रहा है तो भी उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। थर्ड एंड द लास्ट ऑक्सीडेशन को समझने के लिए मैंने क्या बोला था, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन कर रहा है या फिर उससे ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन कर रहा है, तो भी मैं उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलूंगा। द टोटल वाइस वर्सा इज द रिडक्शन रिएक्शन केस। वहां पे क्या हो रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था। दूसरा, हाइड्रोजन या फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर गेन कर रहा है तो भी मैं उसको रिडक्शन रिएक्शन बोलूंगा। तीसरा और आखिरी, अगर कोई रिएक्शन में मुझे ऑक्सीजन लूज करना है या फिर रिएक्टेंट या सब्सटेंस लूज कर रहा है या फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लूज कर रहा है, तो भी रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो बेसिकली अभी इतना तो हमको समझ में आ गया। अभी आपके दिमाग में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो गया रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अभी हम लोग जाते हैं कंफ्यूजिंग वाले पार्ट में। कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जो बच्चा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ता है उसको हमेशा ये दो प्रॉब्लम देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो हमने डेफिनेशंस लिखा है या प्रॉपर्टीज लिखा है, उसका टोटल ऑपोजिट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आप खुद पढ़ के देख लो। ऑक्सीडेशन में क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे लोग क्या सोचते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही रहेगा जो लॉस करेगा। गलत। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो सब्सटेंस गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पे जो बी गेन कर रहा था इलेक्ट्रॉन, यानी जो रिडक्शन रिएक्शन फॉलो कर रहा था, वो यहाँ पे क्या है, बी इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वापस बता रहा हूँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या होता है दोस्तों, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बी का ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, लो वैलेंसी में चले जाता है बी, इसलिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इट गेन्स नेगेटिव चार्ज। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो सब्सटेंस लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ए जो है वो मेरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, अभी जो गेन करता है पॉजिटिव चार्ज। इतना चीज मैंने अपने डिस्कशन सेशन में भी लिखा है, ये आप गौर से देखो, क्योंकि ये अगर चीज आपको समझा नहीं, बेसिकली आपको दो क्वेश्चन तो आते ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे आइडेंटिफाई करके, लेकिन बच्चे लोग को आइडेंटिफाई करना हो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कभी कभी। तो ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये मैंने अपने डिस्कशन सेक्शन में दिया, बार बार बोल रहा हूँ मैं, प्लीज नोट करना। अभी इतना हो गया तो हम लोग अभी आगे जाते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म हो चुके हैं। लास्ट टॉपिक पे हम लोग को जाना है, जो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो जाते हैं। तो बेसिकली दोस्तों अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मैंने बोला था, उस पर गौर करते हैं। अभी ये जरूरत क्यों है, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहली बात उसको मैं क्लियर करता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ऐसा एक चीज या फिर टाइम या फिर ऐसा कुछ हम लोग क्वांटिटी, जिससे हमें पता चले कितना स्पीड में, कितना फटाफट मेरा प्रोडक्ट्स बन रहा है उस रिएक्शन में। मतलब हमेशा हमको पता नॉर्मली रिएक्टेंट्स होते हैं रिएक्शन में, उससे ही प्रोडक्ट बनता है मेरा। बट कभी कभी कुछ रिएक्टेंट्स, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसका प्रोडक्ट जो होता है फटाफट बन जाता है, इंस्टेंटली बन जाता है। उनकी केस यहाँ पे अलग होती है, यहाँ पे उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब इट हैज़ हाई स्पीड इनटू फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनका प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए बहुत टाइम लगता है। वो क्यों होता है, ऐसा क्यों, मतलब कुछ रिएक्शंस का ज़्यादा जल्दी होता है, कुछ रिएक्शन का कम होता है, ऐसे क्यों होता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। इसके अलावा ज़्यादा फैक्टर्स भी हैं और ज़्यादा, लेकिन फिलहाल के लिए आप 10th में हो
तो आपको इतना फैक्टर्स तो बेसिकली याद रहने चाहिए। तो सबसे पहली बात, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे हमने पहले बोला, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स अगर बात करूँ, रिएक्टेंट्स मीन्स व्हाट, सर्टेन सब्सटेंसेस which either break or make the bonds in order to form a new product, बराबर। तो रिएक्टेंट्स में अगर उनका नेचर की बात करूँ, नेचर का मतलब क्या बोल रहा हूँ, साइज, शेप, उनका डेंसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी है, उनका नेचर, जो भी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ उसका अगर मेरे पास कोई एक्टिविटी है, यानी उनका अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, शेप्स ऊपर नीचे हो रहा है, शेप्स का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ उनका एटम का शेप की, यानी उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट। समझो अगर बात करो दो शेल वाला, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके पास आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन फटाफट रहेगा। लेकिन अगर उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो एक से ज़्यादा अगर रहेंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन शायद कम रहेगा। मतलब इट डिपेंड्स टोटली ऑन द नेचर, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली बात कर रहा हूँ साइज, शेप और उनके जो अलग अलग फ्री ये एटॉमिक आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वैलेंसी रहता है, ये सब चीज़। कौन से अभी यहाँ पे मैंने जो साइज की बात की वो यहाँ पे भी मैंने लिखा है, क्योंकि साइज ऑफ रिएक्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ, जितना छोटा साइज रहेगा एटम का, जितना छोटा साइज एटम बोल रहा हूँ या फिर रिएक्टेंट बोल रहा हूँ, जितना छोटा साइज अगर रिएक्टेंट का होगा या फिर एटम का होगा, उतना जल्दी आपका रिएक्शन प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। विच मीन्स स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट, फास्टर रिएक्शन। अगर ज़्यादा बड़ा रिएक्टेंट रहेगा, उनका साइज अगर बड़ा रहेगा, तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनने का टाइम रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों तो मैंने क्लियर कर दिया अभी से ही, नेचर और साइज का तो आपको बहुत इजी चीज़ है वो समझने के लिए। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रेशर एक्टिंग ऑन रिएक्शन, अभी ये दो चीज़ मैंने क्यों एक साथ कंबाइन किया वो भी बताने की बहुत ज़रूरत है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आप बता रहा हूँ, उनके एटम्स, यानी समझो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक रिएक्शन में, समझो अगर A प्लस बी गिव्स A प्लस बी, यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ A2 है और इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, एंड यहाँ पे अगर वो ऐसा कुछ रिएक्शन मुझे बना के दे रहा है, तो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल, वो दोनों एटम्स कितने आपस में कंबाइंड है, कितने नज़दीक रहेंगे। सॉलिड्स में बेसिकली सारे के सारे जो पार्टिकल्स रहते हैं टोटली कंबाइंड टुगेदर रहते हैं, तो वहाँ पे कैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि कोई कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाए या फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाए कि हमें प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। विच मीन्स इफ दे आर टोटली पैक्ड टुगेदर, इफ दे आर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। यानी दो कॉन्सेंट्रेशन के प्रकार होते हैं, एक तो डाइल्यूट एंड दूसरा जो होता है वो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट में बेसिकली यहाँ पे पानी ज़्यादा मिलाया जाता है, इसीलिए वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड में पानी कम रहता है, एंड वहाँ पे जो भी हमारे रिएक्टेंट्स रहते हैं वो टोटली आराम से टोटली पैक्ड रहते हैं, वहाँ पे उनको कोई सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि यहाँ पे कोई पार्टिकल दूर है, यहाँ पे पार्टिकल बहुत नज़दीक में, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड में। बट डाइल्यूट में ऐसा होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग पानी ज़्यादा मिलाते हैं ताकि वो घुल जाए। अभी वहाँ पे भी ये दोनों चीज़ की मैं क्या बात कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन में ये दोनों चीज़ क्यों ज़रूरत होती है। कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्शंस अगर होंगे आपके पास जिसमें पानी कम मिलाया जाता है, वो वाले जो रिएक्टेंट्स रहेंगे उनका अगर मैं रिएक्शन करूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन उस टाइप के रिएक्शन का ज़्यादा रहेगा। विच मीन्स इफ कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज हायर, बट इफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस और रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन इज लेस। ये आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये तीन तो हमारा हो गया। अब फोर्थ जो पार्ट है, जो मैंने बोला था कॉन्सेंट्रेशन क्या था हमको सीखना है, दैट इज प्रेशर एक्टिंग ऑन रिएक्शन। बेसिकली अगर मैं कंबशन रिएक्शन की एक एग्जांपल दूं, जहाँ पे हमारा CO2 गैस जो है वो कंबशन होता है, वहाँ पे अगर मैंने प्रेशर डालता हूँ मैं LPG गैस सिलेंडर, सेम वहाँ पे भी गैस जब बाहर निकलता है, जब हम लोग अपना स्टोव ऑन करते हैं, डायरेक्टली अगर हम लोग लाइट, ज़रा सा अगर लाइट उसको चिंगारी मिले, फटाफट आ जाता है गैस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा डाला है मैंने। विच मीन्स ये दोनों जो केसेस है मेरे प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के, यहाँ पे लॉ ऑफ कोलिजन थियरी, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, जो थियरीज हमको दिए गए, वहाँ पे सिर्फ एक ही बात बताई गई है, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जितना ज़्यादा अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा या फिर प्रेशर हाई रहेगा, उतना ज़्यादा मेरा फास्टर रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट बनने की ताकत मेरा उतना ज़्यादा रहेगा।
वही अगर मेरा कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर अगर लो रहेगा मेरे रिएक्टेंट्स में, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी लो रहेगा। हेंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आप बहुत याद रखो। आप देख भी सकते हो कोलिशन थियरी, आप गूगल में सर्च करो आपको मालूम पड़ेगा। इवन यू कैन जस्ट हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, थ्रू दैट यू आल्सो कैन सी। अब ये चार तो हो गए, अब बचा हमारा टेम्परेचर और कैटलिस्ट। लास्ट टेम्परेचर बेसिकली कुछ हम मैंने अभी प्रीवियस अपने जो वीडियो में बताया था कि जो मिल्क अगर सड़ जाता है तो कभी कभी वो कर्ड बन जाता है। जो कर्ड बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये हमारे होममेड मम्मी जो रहते हैं, हम लोग घर पे जो रहते हैं, या फिर हम जो घर पे खाना बनाते हैं किचन में, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यार मिल्क से दही कैसे बनाते हैं या फिर पनीर कैसे बनाते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें में खाने पे नहीं जाते। ये जो प्रक्रिया रहती है मिल्क से कर्ड बनाने की, वो हमारी मम्मी या फिर कोई जो खाना बनाता है वो नहीं बनाते, खुद सब होता है वो। लेकिन ये जो टाइम प्रोसेस होता है, ये मिल्क से कर्ड जाने का टाइम, इट इज़ फास्टर ड्यूरिंग समर्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है दोस्तों। अगर वही मैं विंटर की बात करूँ, विंटर में यही जो प्रक्रिया होती है मिल्क से कर्ड बनने की, इट टेक्स टाइम। वाई? बिकॉज द टेम्परेचर इज लो। तो विच मीन्स टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन तभी हाई रह सकता है जब टेम्परेचर भी हाई हो। अगर टेम्परेचर लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी लो रहेगा, यानी प्रोडक्ट बनने की क्षमता कम होगी। कैटलिस्ट, इसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियो में, इसमें भी। कैटलिस्ट वापस एक बार डेफिनेशन बता देता है मैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो एक्चुअली पार्ट नहीं लेता है कोई केमिकल रिएक्शन में, बट उसका एग्जिस्टेंस ही स्पीड बढ़ा लेता है। मतलब कोई भी अगर कैटलिस्ट की अगर बात करूँ, अगर कोई भी रिएक्शन में किसी भी कैटलिस्ट को मैं अगर लगा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ CH4 + Cl2 अंडर द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेस और डार्क लाइट, डार्क सनलाइट ही बोल सकते हो, डार्क लाइट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इससे मेरा फॉर्मूला क्या बन जाता है? CH3Cl + HCl। अब ये जो रिएक्शन है यहाँ पे बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे दो मैंने कैटलिस्ट को यूज किए, यूवी रेस और डार्क सनलाइट। या फिर अभी ये जो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से मेरा फटाफट मेरा रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बन जा रहा है। एंड दूसरी और अच्छी बात क्या है दोस्तों, कभी कभी कैटलिस्ट की वजह से कुछ रिएक्शंस जो लगातार चलते रहते हैं। अभी यही रिएक्शन अगर मैं इसके जगह पे अगर मैंने ये दोनों निकाल दिए, समझो मैंने कैटलिस्ट के बिना रखा, तब भी ये फॉर्म होगा। लेकिन आपको एक और बात याद रखनी, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक सी का जो कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन का जो H है वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक चलते रहेगा। यानी Cl + Cl2 अगेन वो रिएक्ट करते रहेगा। वैसे वापस CH2Cl वापस रिएक्ट्स विद Cl2 until and unless the CH is completely वो डिस्कवर है, मतलब अगर वो घूम ना जाए, यानी CCl4 अगर जब तक नहीं बन जाता, यहाँ पे H जो है कंप्लीटली वैनिश अगर नहीं होता, तब तक ये रिएक्शन चलते रहेगा। मतलब कैटलिस्ट से दो काम मेरा हो रहा है, एक तो स्पीड बढ़ रहा है, दूसरा कभी कभी कुछ रिएक्शन एक ही पोजीशन में स्टॉप हो जा रहे हैं। तो कैटलिस्ट अगर रहेगा तो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा एक ही है जो आपको और अच्छा रहना याद रखना चाहिए, जो है टाइम। टोटली डिपेंड करता है, ये सारे के सारे क्वांटिटीज टाइम पे बात करोगे कि प्रोडक्ट बनने की क्षमता, जो स्पीड बोल रहे हो, ये सब टाइम से रिलेटेड होते हैं। तो टाइम इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इतना आपको समझा रहेगा इस वीडियो से, मुझे लगता है। कोई भी अगर डाउट है, प्लीज डू कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। Also you can comment on various other topics also if you have doubts in the comment section. Thank you and stay tuned to the next video.